नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक सिग्नेचर से 200 करोड़ लोगों की किस्मत बदल सकती है? जी हां, भारत और 27 देशों के संगठन यूरोपियन यूनियन ने मिलकर इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेड डील यानी मदर ऑफ ऑल डील्स को हकीकत बना दिया है। इसे सिर्फ एक समझौता नहीं समझे, यह भारत का एक ऐसा रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक है जिसने एक तरफ चीन की चिंता बढ़ा दी तो दूसरी तरफ अमेरिका को हैरान कर दिया है। इस डील का साफ मतलब है कि अब पेरिस से लेकर बर्लिन तक मेड इन इंडिया का डंका बजेगा। भारत में वो सारी चीजें, चाहे वो लग्जरी कारें हो, विदेशी वाइन्स हो या प्रीमियम गैजेट्स हो, सब कुछ सस्ता होने वाला है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस समझौते के पीछे असली गणित क्या है? क्यों इसे भारत के इतिहास का सबसे बड़ा उजाला कहा जा रहा है? और सबसे जरूरी बात, आपकी नौकरी, आपका बिजनेस, आपकी जेब पर इसका क्या असर होगा? इस खास वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे, क्योंकि भारत अब ग्लोबल मार्केट पर राज करने के लिए तैयार है। क्या आपने कभी सोचा था कि 2027 में आपकी पसंदीदा कार मर्सिडीज या बीएमडब्ल्यू की कीमतों में लाखों रुपए की कमी आ सकती है? ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि हुआ था महासमझौता भारत और यूरोप के बीच में, और उसमें ट्रेड डील से भारत को क्या क्या फायदे होंगे, इस चीज पर हम आज इस वीडियो पर चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि समझौता भारत और यूरोप का व्यापार जिस पर टैक्स फ्री है, आप देख रहे हैं मोदी जी और ईयू के दो महान नेता जो कि गणतंत्र दिवस की परेड पर अतिथि भी थे, और उनके साथ जो कल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डील हुई है। उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि क्या ईयू ट्रेड डील से पहले यह भी जरूरी है कि यूरोपीय यूनियन है क्या चीज? अरे भाई, यही तो है ना कि कोई एक देश नहीं है। अभी अभी हमने बताया कि 27 देशों की एक ऐसी पावरफुल राजनीतिक और आर्थिक संगठन है जिसकी शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध के बाद शांति और आर्थिक सहयोग के लिए, याद रखना किसके लिए, शांति, पीस और इकोनॉमिक सहयोग को बढ़ाने के लिए हुई थी। और आज दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक ब्लॉक माना जाता है ईयू को। ईयू क्या है? एक दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक ब्लॉक माना जाता है। और आप जानते हैं कि इसकी मुख्य 3 स्तंभ हैं। याद रखना, ईयू प्रारंभिक 3 स्तरों पर टिका हुआ है। यानी कि इसके पिलर कितने हैं? आपसे कोई बेसिक सवाल पूछ ले तो इसके 3 पिलर हैं। सबसे पहले है यूरोपीय कमीशन, और ये एक कार्यकारी अंग है जिसकी अध्यक्षता है उर्सुला वॉन डेर लेन, जो कि अभी भारत में थी कल तक। यूरोपीय परिषद, यूरोपीय काउंसिल, जहां सदस्य देशों के शीर्ष नेता क्या करते हैं, बैठते हैं, और इसके अध्यक्ष है एंटोनियो कोस्टा। एंटोनियो कोस्टा साहब भी साथ में थे। और यूरोपीय पार्लियामेंट या कानून बनाने वाली वो संस्था है जिसके सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं। तो अर्थात 27 देशों का एक वो ग्रुप है जो एक ट्रेड ब्लॉक है जिसके 3 पिलर हैं, यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय काउंसिल, यूरोपियन पार्लियामेंट। यूरोपीय काउंसिल की जो अध्यक्षा है वो है उर्सुला वॉन डेर लेन, और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष है एंटोनियो कास्टा। और इसकी जो इकोनॉमिक पावर है वो, ये समझो कि ईयू की कुल जनसंख्या लगभग 45 करोड़, लेकिन जब ये भारत की जनसंख्या के साथ जुड़ जाता है उस समय यह 200 करोड़ लोगों का एक विशाल मार्केट बन जाता है। और आप जानते हो कि ईयू की जीडीपी 18 ट्रिलियन यूरो। ये याद रखने वाली बात है कि 27 देशों की जो जीडीपी है वो 18 ट्रिलियन यूरो है, और जो चीन और अमेरिका, यानी अमेरिका और चीन के बाद तीसरी सबसे बड़ी ताकत बनती है। ये बहुत एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम ही नहीं, आपको इन चीजों का पता होना भी चाहिए, क्योंकि इनमें से 32 देशों ने तो यूरो का इस्तेमाल साझा मुद्रा के रूप में करते हैं। ये जो 27 देश हैं, 27 में से 20 देश तो यूरो को करते हैं। जो भी ट्रेड होता है यूरो में होता है। सबसे खास बात तो यह है कि ईयू के अंदर सामान, सेवाएं, पैसा, लोग बिना किसी पासपोर्ट या वीजा से एक देश से दूसरे देश में जा सकते हैं, और उसे ही क्या कहते हैं, सिंगल मार्केट। तो जो भी मेंस की तैयारी करने वाले हैं मेरे साथी, उनके लिए क्वेश्चन बन सकता है, सिंगल मार्केट किसे कहा जा सकता है? अर्थात ईयू के अंदर सामान हो, सेवा हो, पैसा हो, किसी के लिए भी क्या नहीं है, पासपोर्ट और वीजे की आवश्यकता नहीं है। आप एक देश से दूसरे देश में आसानी से क्या कर सकते हो, जा सकते हो। तो ये था ईयू की बेसिक जानकारी। और आपने देखा कि जो महासमझौता हुआ, उस महासमझौते में क्या क्या होने वाला है। सबसे बड़ी ट्रेड डील, 200 करोड़ लोगों का बाजार खुला, और भारतीय निर्यात में बढ़ोतरी होगी। कौन सी चीजें सस्ती होगी, क्या रोजगार बढ़ेगा, क्या मोदी, उर्सुला और कास्टो ने कौन सी घोषणाएं की, इस खास वीडियो में हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं। अमेरिका के
ट्रंप से टैरिफ टेरर से बदलते समीकरण के बीच मंगलवार को भारत और यूरोप के 27 देशों का संगठन, जिसको ईयू कहा जाता है, और इसके एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ध्यान रखना, की घोषणा करी। तो याद रखना, भारत प्लस ईयू, तो याद करना 27 देश, 200 करोड़ की जनसंख्या है यहां पर, दोनों में अगर मिला लें तो, और यहां से होती है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की घोषणा, जो कि 2027 में होगी। प्रधानमंत्री मोदी जी और यूरोपियन कमीशन अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन, ये याद रखना, है क्वेश्चन किसी भी एग्जाम्स में आ सकता है, क्योंकि ये 77वें गणतंत्र दिवस के अध्यक्ष, वो अगर अपन बात करें कि उसकी अध्यक्षता करी है, परेड की अध्यक्षता करी है बाहर से कोई, तो यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा के बीच कहां होता है? हैदराबाद हाउस में शिखर वार्ता के बाद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की घोषणा होती है, और भारत और यूरोप की 200 करोड़ की आबादी के बीच खुला होगा व्यापार। दोनों पक्षों में एक दूसरे को 90% से अधिक वस्तुओं पर टैरिफ समाप्त कर देंगे, और यहां तक कि कुछ पर कम भी कर देंगे। इससे भारत के निर्यात में उछाल आएगा, उत्पादन बढ़ेगा, नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे, और इतना ही नहीं, यूरोपीय देशों का भारत का जो सबसे बड़ा बाजार है वो मिलेगा उनको, और सेवा क्षेत्र भी खुलने के आसार होंगे। और यही नहीं, भारत के युवाओं को यूरोप में भी अवसर दिया जाएगा, ऐसी बात भी इसमें कल के एग्रीमेंट में, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में है, उसमें की गई है। समझौते के बाद नरेंद्र मोदी जी ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को भारत के इतिहास का सबसे बड़ा व्यापार समझौता बताते हुए इन दोनों पक्षों के लिए समृद्धि सुनिश्चित होगी, इस व्यापार का निवेश बढ़ेगा, नए रोजगार बढ़ेंगे, और इवन इतना ही नहीं, अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। ईयू अध्यक्ष उर्सुला ने कहा कि हमने मदर ऑफ ऑल डील्स को पूरा कर लिया है। तो याद रखना, ईयू भारत समझौता किस नाम से जाना जाता है? मदर ऑफ ऑल डील्स के नाम से जाना जाता है, जो कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और ईयू अध्यक्ष उर्सुला तथा कास्ट्रो के मध्य हुआ था, और जिससे लगभग 200 करोड़ जनता के लिए सब कुछ खुल जाएगा, हर चीज सस्ती हो जाएगी, टैरिफ 90% तक क्या होगा? कम होगा। क्योंकि ट्रंप साहब के जो टैरिफ की बार बार धमकियां मिल रही थी, इस बार बार धमकियों की वजह से क्या किया गया? ईयू को भारत के साथ जुड़ना पड़ा, क्योंकि ईयू पर भी टैरिफ लगाने की बात की गई थी। आप देख रहे हो कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा, शांति और स्थिरता के लिए हम एनी टाइम प्रतिबंधित है। यह समझौता हमारे लिए बढ़ते भरोसे, साझा मूल्य और शांति की स्थिरता के लिए है। साझा मूल्य, शांति की स्थिरता और सहयोग के प्रति सम्मान की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अभी मौजूदा अनिश्चितताओं का माहौल में भारत और ईयू एक दुनिया का संतुलन और सुरक्षा को मजबूत करने की बहुत खास भूमिका निभा रहा है। ये स्टेटमेंट था मोदी जी का। और उधर से अगर अपन बात करें तो उर्सुला वॉन की बात करें तो उन्होंने कहा था कि भारत में मकर संक्रांति से पहले बात देखा जाए तो बाद में उत्तरायण की शुरुआत, यह समझौता अंधेरे से उजाले की ओर होती है। और एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत और यूरोप के बीच आर्थिक साझेदारी को नई ऊंचाइयां देगा, व्यापार करेगा, निवेश करेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा। यह तो था स्टेटमेंट, कहां क्या क्या है। अब बात आती है कि इनसे किन किन राज्यों को फायदा होगा, क्या होगा, क्या वस्त्र, क्या परिधान, क्या रत्न आभूषण ज्वेलर्स, इनमें कितना लाभ होगा, किसको लाभ मिलेगा, कि कहां होगा? पंजाब में होगा, राजस्थान में होगा, गुजरात में होगा, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, केरल में, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, लगभग 12 ऐसी स्टेट होंगी जहां डायरेक्टली क्या मिलेगा? फायदा मिलने वाला है। किस किस में? वस्त्र परिधान में, इंजीनियरिंग सामान में, अगर अपन बात करें फार्मा में, इलेक्ट्रिकल में, ज्वेलरी में, केमिस्ट में, समुद्री उत्पादन में, चमड़े में, प्लास्टिक में, चाय, फर्नीचर, हस्तशिल्प, खेल का सामान, खनिज, कृषि, ऐसा कोई सामान नहीं जो हमें जरूरी हो, हमारे भारत के देशवासियों को जरूरी हो, ऐसा कोई सामान नहीं जो को जरूरी हो। इन दोनों के बीच में आराम से संतुलन बने और 12 राज्यों के बीच में क्या हो? सीधी सीधी देखें तो 12 राज्यों के बीच में सीधा व्यापार कैसे हो, कैसे इस चीज का फायदा हो। इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में ये चीज साइन हुई। इस बात से अमेरिका को लगी मिर्ची, और अमेरिका के अगर अपन बात करें कि भारत पर रूस से तेल खरीदने के लिए 25% की टैरिफ लगाने के संबंध में वित्त मंत्री साहब हैं, भाई साहब कौन? स्कॉट बेसेंट।
इन्होंने कहा कि भारत से व्यापार समझौता कर यूरोपीय देश अपने ही खिलाफ रूसी जंग की फंडिंग कर रहा है। देखिए कितनी बड़ी बात कर रहे हैं कि कोई देश भारत के साथ समझौता अगर करता है तो सबसे पहले मिर्ची किसको लगती है? अमेरिका को। क्योंकि भारत और रूस का जो तेल खरीद है उसकी जो 25% की जो पेनल्टी है, उस पेनल्टी को द्विपक्षीय समझौतों तनाव पैदा करने की बात हुई है। तो याद रखना, स्टेटमेंट सबसे पहले किनका आता है? इनका आता है। कौन है ये भाई साहब? तो अमेरिका के फाइनेंस मिनिस्टर कौन? स्कॉट बेसेंट भाई साहब है, जिन्होंने कहा कि तुमने भारत के साथ समझौता किया, इसका मतलब है कि तुम खुद रूसी जंग के लिए फंडिंग तैयार कर रहे हो। इसकी रणनीतिक सुरक्षा के लिए देखें तो यूयू नेता और 12 अन्य मुद्दों पर सहमति बताई है और उसमें रणनीतिक सुरक्षा की साझेदारी भी शामिल है। दोनों पक्षों ने 3 महत्वपूर्ण दस्तावेज, याद रखना कितने महत्वपूर्ण दस्तावेज? 3 महत्वपूर्ण दस्तावेजों का आदान प्रदान किया है। अब समझना है सवाल, क्या किसको लाभ होगा, किसको हानि होगी, क्या इसकी गणित है? ईयू के समझौते का मतलब क्या है? सबसे बड़ा सवाल है कि सर 27 देश, इसका संगठन ही ईयू कहलाता है। ये लगभग कितने 200 करोड़ लोगों के बीच में फ्री ट्रेड क्या बनेगा? क्षेत्र बनेगा, टेरिफ घटेंगे, व्यापार और नौकरियां खुलेगी। समझौते में क्या ऐसी कोई खास बात है? यह है कि भारत की 96% वस्तुओं का टेरिफ धीरे धीरे खत्म होगा और भारत में 90% से अधिक यूरोपियन वस्तुओं पर शुल्क कटौती होगी और कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो एकदम से टेरिफ फ्री भी होंगी। भारत को इससे क्या फायदा है? भाई भारत को यह फायदा है कि जो ईयू का बाजार है उसमें भारत के वस्त्र, आईटी, फार्मा, जेम्स ज्वेलरी, चमड़ा, कृषि उत्पादक आसानी से पहुंचेंगे। और इतना ही नहीं है, भारत का यूरोप में व्यापार और सेवाएं भी बढ़ेंगी, भारत में रोजगार बढ़ेगा, यूरोप में भी नौकरियों के लिए अवसर खुलेंगे और कुछ चीजों पर टैरिफ खत्म होने से यहाँ की चीजें भी क्या हो जाएंगी? यहाँ की चीजें सस्ती होंगी। अर्थात कहने का मतलब है कि भारतीय जो सामान है अगर वो यूरोपियन मार्केट में जाता है तो हमारे पास पैसा आएगा, हमें उनसे कोई चीजें चाहिए तो टैरिफ अगर खत्म होता है तो वो चीज हमें सस्ती मिल सकती है। अगला सवाल है कि यूरोप को क्या फायदा होगा? भाई यूरोप की जो निर्मित चीजें है, जस्ट लाइक शराब है, मशीनरी है, रसायन है, हवाई जहाज है, वो भारत के बाजार में आएगा और भारत में सस्ती चीजें और टैलेंट जाने से यूरोप और चीन का दबाव मुक्त हो जाएगा। सबसे बड़ी सवाल है चाइना की कमर तोड़ना, यही तो हर किसी का मकसद है। आप सबका सवाल है, क्या अमेरिका इस चीज से कुछ कर पाएगा? अमेरिका ने जब बात हुई तो उसने कहा कि मैं ईयू से टैरिफ वापस ले रहा हूं, लेकिन ईयू ने इतना बड़ा ट्रेड भारत के साथ किया, क्या अब अमेरिका इस पे कोई रणनीति अपनाएगा अपनी? वो तो आगे देखने वाली बात है। लेकिन बात है कि दोनों पक्षों को कितना व्यापार बढ़ेगा। याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है दोनों पक्षों में 100, अभी अगर अपन बात करें मौजूदा सालाना में तो 136 अरब डॉलर का क्या है ट्रेड होता है। 2031 तक इसको 250 अरब डॉलर तक सेवा सहित लिया जाएगा और 250 ही नहीं है, अगर अपन बात करें इसमें सर्विस भी ऐड कर ले तो 350 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य है। लेकिन ये समझौता 2027 के अंदर शुरू होगा और पूरा समझौते में लगभग 5 साल लगेंगे। स्टार्टिंग तो हो जाएगी इसको 2027 से, लेकिन 2032 तक ये पूरा समझौता आएगा। और हर यूरोपीय संसद, सवाल आता है क्या यूरोपीय संसद के समझौते, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नहीं साहब कि हर देश से या हर संसद से पास करवाने की जरूरी नहीं है, क्योंकि जितने भी सदस्य से जो देश हैं इनकी समग्र ईयू संसद पर मुहर लगाना ही पर्याप्त है और इसलिए ऐसा कहा जाता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर जो यहां मुहर लगी है वो सफिशिएंट है। भारतीय किसानों के हित प्रभावित होंगे क्या? बिल्कुल, देखिए भारतीय कृषि और डेयरी को अधिकतर उत्पादों में शामिल न कर किसानों के हितों को सुरक्षित रखा है। कुछ उत्पादों के लिए सुरक्षा प्रावधान भी इसमें रखे गए हैं जो कि धीरे धीरे पता चलेगा कि कौन कौन से प्रावधान है। क्या इसमें ऐसा रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक था? क्योंकि मौजूदा भू राजनीतिक परिवेश, चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे वो चीन का हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, है ना, भारत ईयू केवल एक व्यापारिक समझौता नहीं है बल्कि एक स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक है। ये बहुत सी चीजों को संदेश देता है, जैसे चीन+1 रणनीति। क्या है चीन+1 रणनीति? कि भारत जितनी भी यूरोपीय कंपनियां हैं अपनी आपूर्ति के लिए चीन पर निर्भरता को कम करना है और यह समझौता भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा और ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में चीन के विकल्प को स्थगित करना चाहता है। ये हम चाहते हैं कि नहीं, हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स, हमारा फार्मा, हम ग्रीन एनर्जी पर चीन के साथ किसी भी प्रकार के विकल्प को नहीं ढूंढना चाहते, हम उसको खत्म करके ऐसे कहें कि उसको
जगह कोई दूसरा हमें मिले तो वो मिला कौन है? ईयू मिला है। नेक्स्ट सवाल है, अमेरिकी अनिश्चितता के बीच में असंतुलन, अमेरिका का संरक्षणवादी नीतियां और टेरिफ टेरर के बीच यह समझौता भारत को एक बड़े और स्थिर बाजार प्रदान करेगा और उस बाजार पर भारत की वैश्विक व्यापारिक स्थिति क्या होगी? सुरक्षित होगी। क्या इसमें रणनीतिक स्वायत्तता है? यह डील इस बात को साबित करती है कि भारत किसी एक ब्लॉक का हिस्सा बने बिना पश्चिमी देशों के साथ अपनी 100% उच्च स्तरीय समझौता करना चाहता है। यानी कि हम ये चाहते हैं कि वेस्टर्न पूरा जिसके साथ भारत क्या हो, जुड़े, और यही ईयू इंडिया ट्रेड के साथ हुआ है। बात है कि सर इस एग्रीमेंट में क्या होगा कि 3.8% औसत टैरिफ घटकर जो कहां आ जाएगा 0.1% पर रह जाएगा, अर्थात भारतीय उत्पादों पर देश की महंगी यूरोपियन कारें सस्ती होंगी, शराब के प्रोड्यूस फूड्स के दाम भी क्या होंगे? घटेंगे। क्या किसानों का एमएसएमई को कितना फायदा होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज का सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट निकल के आएगा वो फैक्ट यही है कि किसान और एमएसएमई यानी कि जो छोटे उद्योग हैं वो, और जो किसान है उनको लगभग 6,40,000 करोड़ रुपए का क्या होगा? फायदा होगा। 2 दशकों के बाद देखा जाए तो भारत और यूरोप ने क्या किया है? इतिहास रच दिया है और इन दोनों ने क्या कर दिया? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के दरवाजे खोल दिए और ईयू का औसत टैरिफ पहले से 3.8% के आसपास है, जो समझौते के बाद कितना रह जाएगा? 0.1% रह जाएगा। ईयू समुद्री उत्पाद, रसायन, प्लास्टिक, रबड़ उत्पाद पर ज्यादा शुल्क है, जिनमें ईयू भारत के लिए पूरी तरह घटाएगा और इससे देश के किसान, एमएसएमई और निर्यातकों का सालाना कितना? 6.40 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा होगा। लग्जरी कार भी सस्ती होंगी और शराब सहित यूरोपियन उत्पाद भी क्या हो जाएंगे? सस्ते हो जाएंगे। टेक्सटाइल पे सालाना 20 से 25% बढ़ सकता है, अर्थात देश का निर्यात बढ़ सकता है। आपने देखा होगा कि औसतन लगभग 12% टैरिफ है, वो अब कितना हो जाएगा? 0% पे आ जाएगा। इससे भारतीय वस्त्रों की कीमत घटेगी और प्रतिस्पर्धा में बढ़त मिलेगी। ईयू संघ का 22.9 लाख करोड़ रुपए अर्थात 263.5 अरब डॉलर का टेक्सटाइल बाजार भारतीय निर्यातकों के लिए खुल जाएगा और इसके मुताबिक एफटीए लागू होने के बाद भारत टेक्सटाइल निर्यात का सालाना 20 से 25%। सोचो, पर ईयर हर साल अगर 20 से 25% की क्या हो रही है? ग्रोथ होगी, तो ऑटोमेटिकली आप क्या कहोगे कि सर सब कुछ सही चल रहा है। नेक्स्ट सवाल है कि कब 1 जनवरी 2026 से ईयू ने 87% निर्यात पर जीएसपी क्या है? जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंस लाभ लंबित कर दिए थे और एफटीए लागू होने से इन पर भी बहुत बड़ी क्या मिलेगी? राहत मिलेगी। यानी कि जो भारत के 87% निर्यात पर क्या लगाया गया था? जीएसपी लगाया गया था, उसको भी क्या कर दिया है? निलंबित कर दिया गया था और इसके बाद ये एफटीए पर होगा। इससे फायदा कैसे होगा? सवाल तो सबसे बड़ा ये है क्योंकि भारत का जो टेक्सटाइल उद्योग है वो बांग्लादेश और वियतनाम के मुकाबले में बहुत बड़ा फायदा करेगा। अभी आपने देखा कि भारतीय कपड़ों पर ईयू का लगभग 8 से 12%, कितना? 8 से 12% टैरिफ लगता है, जबकि बांग्लादेश की जीएसपी के तहत वियतनाम को ड्यूटी फ्री टैरिफ वाला लाभ मिलता है, जो कि हमारे लिए नुकसान था। और ऑर्डर बांग्लादेश और वियतनाम की तरह एफटीए से भारतीय टेक्सटाइल की कीमतें बराबर या बेहतर हो जाएंगी, तो जिससे तिरुपर तमिलनाडु का निट वियर हब बांग्लादेश को पीछे छोड़ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन। कौन सा? कि जब एफटीए लागू हो जाएगा तो आपको ये देखना है कि बांग्लादेश के ट्रेड को कौन पीछे छोड़ सकता है, तो तिरुपुर तमिलनाडु की जगह है और यूरोप का सबसे बड़ा सप्लायर भी है, बन सकता है। कौन? तिरुपुर तमिलनाडु। क्लियर। नेक्स्ट है, सर्विस सेक्टर को भी क्या इससे फायदा होगा क्या? बिल्कुल। भारत ईयू एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सर्विस सेक्टर का सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र को करीब 55% इस समझौते के बाद कंपनियों का 140 सेवाओं क्षेत्र में काम करने का मौका मिलेगा, जिसमें आईटी, शिक्षा, बैंकिंग, वित्त, पर्यटन, हेल्थ केयर जैसे अहम सेक्टर शामिल है। वही ईयू की कंपनियों को 102 सेवाओं में प्रवेश मिलेगा। ध्यान रखना कि भारतीय कंपनियों को ईयू में 144 सेवाओं में मिलेगा, जबकि ईयू की कितनी? तो ईयू की कंपनियों को भारत में 102 सेवा क्षेत्रों में प्रवेश मिलेगा। इससे भारत में निवेश बढ़ेगा और नई टेक्नोलॉजी भी आएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि कितनी? कि भारतीय कंपनियां 144 और ईयू की कंपनियां कितनी? 102। कहां काम करेंगी? भारतीय वाली तो वहां करेंगी, ईयू वाली भारत में करेंगी।
और ये आपने देखा होगा कि जब समझौता होता है उस समझौते पर मुहर लगती है, और मुहर लगाने के लिए ये हमारे पीयूष गोयल साहब हैं इधर, और इधर कास्टो साहब हैं, इन दोनों के बीच कास्टो पीछे खड़े हैं, और ये दोनों केंद्रीय मंत्री हैं, आपस में क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स को आदान प्रदान कर रहे हैं। किस पर, किन चीजों पर उत्पादों की उत्पाद में निर्यात बढ़ेगा, उत्पाद कौन से सस्ते होंगे। जैसे आपने देखा कि वर्तमान टैरिफ टेक्सटाइल और कपड़े पर दिख रहा होगा शायद कि 12% है, जो 0% पर आ सकता है। लेदर फुटवियर 17 है, जो 0 आ सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स 14 है, 0 आ सकता है। जेम्स और ज्वेलरी 4 है, 0.4 है, वो भी डाउन आ सकती है। इसके अलावा केमिकल्स 12.8% है, वो डाउन आ सकती है। फार्मा 6.7 है, वो 0 आ सकता है। सी फूड्स 26% है, वो भी 0 आ सकता है। और प्लास्टिक रबड़ जो 6.5 है, वो भी 0 आ सकता है। ईयू से निर्यात ये हो रहा है। अगर टेक्सटाइल की बात करें तो 7.20, लेदर 2.40, इलेक्ट्रॉनिक सबसे ज्यादा 113.4 पर है, बिजली अगर बात करें। और इसके अलावा कितना 2.70 जेम्स ज्वेलरी है, 5.1 केमिकल्स हैं। ये सब कुछ किस में दे रखा है, तो आप देखोगे डॉलर में दे रखा है, जो 2024-25। क्या भारत के इंडस्ट्रियल उत्पाद भी सस्ते होंगे? जी हाँ, बात करें कि कितना मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स 44% से जो अभी है वो 0 पे जा सकते हैं। विमान 0 पर, जो 11% अभी। मेडिकल उपकरण 0 पे, प्लास्टिक 0 पे, कीमती पत्थर धातुएं 0 पे, केमिकल्स, लोहा, स्टील, दवाइयां, यानी कि 90% उत्पादन, जो भी उत्पाद है उस पर 20% पर टैक्स होगा, और बाकी लगभग क्या हो सकते हैं, फ्री हो सकते हैं। खाने पीने की चीजें भी क्या होंगी, घटेंगे, क्योंकि गुड्स, इंजीनियरिंग गुड्स है वो भी कम होगा, होम डेकोर फर्नीचर भी कम होगा। और साफ लिखा है $50 अरब तक पहुंचाने की उम्मीद है 2031 तक। भारत ईयू को मोबाइल आईटी हार्डवेयर सहित इलेक्ट्रॉनिक्स को क्या करेगा, निर्यात करेगा। खाने पीने की चीजों में देखें तो वाइन्स, आप देख रहे हो कि वर्तमान टैरिफ 150% है, एफटीए के बाद में 20 से 30% पर आ सकता है। आप देख रहे हो जो स्प्रिट शराब है वो 150% से 40% आ सकती है। बियर 110 से 50 आ सकती है। ऑलिव ऑयल 45 है, 0 हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कीवी नाशपाती 33% है, जो 10% पे जा सकती है। जितने भी फ्रूट जूस है वो 55% से 0 पे आ सकता है। और जो प्रोसेस्ड फूड्स है 50% से 0 पे आ सकती है। इवन जो मांस उत्पादन है, सॉसेज, वो भी 50% पर आ सकता है। कहने का मतलब है कि 97% केमिकल्स प्रोडक्ट्स टैरिफ औसतन कितना परसेंट घटकर 0 हो जाएगा, 12.8% से घटकर 0 हो जाएगा। एक साल में भारत के लिए 5 ट्रेड डील होती है। जुलाई 2025 में होती है ब्रिटेन से एफटीए की, अक्टूबर 2025 में होती है किससे, तो आप क्या कहोगे, ईएफटीए से ट्रेड डील होती है। 18 दिसंबर 2025 को ओमान से होती है। दिसंबर 2025 में न्यूजीलैंड से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है। और जनवरी 2026 से, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम्स के लिए ये वाला, कि अब तक भारत ने कितनी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिए हैं, तो 5 ट्रेड डील करी है अब तक, जुलाई 2025 से जनवरी 2026 तक। डील में सबसे बड़ी बात है कि देश के 12 राज्यों को सीधा सीधा फायदा मिलेगा, जिसमें किसान हो, छोटी कंपनियां हो, एमएसएमई इकाइयां हो, हर चीज युवाओं तक कैसे पहुंचे इसके लिए होगा। जिसमें सबसे पहले अपना राजस्थान में जयपुर में जेम्स ज्वेलरी का निर्यात बढ़ेगा, जोधपुर से लकड़ी फर्नीचर बढ़ेगी, और चूरू से स्पोर्ट्स गुड का कपड़े। तो 3 तो जरूर हो गया, जयपुर, जोधपुर और चूरू। यहां से तो स्टार्ट हो गए हैं भाई, क्या कि इन चीजों पर क्या बढ़ेगी, तो मांग बढ़ेगी, कपड़े की, बंदेज का कपड़ा भी बढ़ेगा। गुजरात से केमिकल और टैरिफ खत्म होगा, भरूच बदरोस में केमिकल निर्मात को लाभ होगा, सूरत में कपड़े, राजकोट से इंजीनियरिंग और बोरवेल से समुद्री। महाराष्ट्र का टेक्नोलॉजी, जो टेकना टहल और इलेक्ट्रॉनिक्स का टैरिफ 0 हो सकता है। और इसके अलावा गारमेंट इंडस्ट्री को फायदा होगा, पुणे की इंजीनियरिंग इंडस्ट्री को फायदा होगा, मुंबई के राम जो जितने भी आभूषण है उनको, और जितने भी रायगढ़ की फार्मा है उनको फायदा होगा। असम के डिब्रूगढ़ में जोरगढ़ की चाय का निर्यात बढ़ेगा, अर्थात असम की चाय भी बाहर जाएगी। तो याद रखो कि असम की चाय का भी और ईयू के देशों में होगी। तमिलनाडु में अगर अपन बात करें तो तमिलनाडु में जो भी चमड़ा है उस पर टैरिफ 0 होगा, और अंगूर से में भी क्या होगा, टैरिफ घटेगा, चमड़ों के जूतों का लाभ मिलेगा। तिरुपुर में परिधान और चेन्नई कोयम्बटूर से इंजीनियरिंग का निर्यात भी होगा। पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग, बीघा सिचियान की समुद्री बाग, और इसके अलावा हम बात करें जो वहां का हस्तशिल्प है उस पर टैरिफ क्या होगा, कम होगा। केरल का कोची, तेलंगाना हैदराबाद, वारलंग के कपड़े यानी कि केरल कोची, इसके अलावा तेलंगाना इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब में क्या होने वाला फायदा। कर्नाटका में बेंगलुरु,
पंजाब का लुधियाना, पंजाब का लुधियाना, लुधियाना का गारमेंट निटवेयर का निर्यात बढ़ेगा, जालंधर का स्पोर्ट्स बढ़ेगा, आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम काकीनाडा, इरगा का समुद्री मार्ग जो है उससे क्या होगा कि बहुत सी चीजों में फायदा होगा। अर्थात कर्नाटक, पंजाब, आंध्र प्रदेश के बाद में तेलंगाना, केरल, तेलंगाना के बाद पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र, असम, राजस्थान, गुजरात, ये जो राज्य हैं इन राज्यों में क्या होगा, फायदा होगा। और सबसे बड़ा यूपी, यूपी का कानपुर और आगरा में चमड़े और जूते का निर्यात होगा। अर्थात हम बात करें कि वहां का जो सहारनपुर का फर्नीचर है, हस्तशिल्प है, इनके भी नए बाजार आपको मिलेंगे। इवन वहां का जो इलेक्ट्रॉनिक्स है नौपाड़ा का, वो भी क्या होगा, तेज गति से बढ़ेगा। इसके अलावा कि सर ये जो एमएसएमई है, इस एमएसएमई में श्रम प्रधान उद्योग को क्या राहत मिलेगी, इसमें समझौते में एमएलआई और श्रम आधारित उद्योगों में खास फायदा मिलने वाला है। अर्थात मैं ऐसा कह दूं कि ये एमएसएमई है कि इसमें बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि जो बास चौर ऊपर लेवल और इनके आभूषण, टेक्सटाइल है, इंजीनियरिंग सामान है, इनको सबको बढ़ावा मिलेगा। लेदर उत्पाद होगा 17% से घटकर 0.5% पर आ जाएगा। और वहीं जितने भी आभूषण है अपने, उन आभूषणों पर 4% भी आ सकता है और धीरे धीरे घटता जाएगा। इससे भारत की ईयू बाजार में प्रतिस्पर्धा और ज्यादा मौका मिलेगा उनको। इनके अलावा समझौते पर बहुत सारी चीजें आपने देखी कि ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग से कैसे जुड़ेगा। इसके अलावा अगर अपन बात करें, इसके अलावा कार्बन बॉर्डर एक्सचेंज केमिकल की जुड़ी हुई जितनी भी सारी चीजें वो भी हमने देखा। कृषि से क्या फायदा है, क्योंकि इस समझौते से भारत की जो कृषि है उससे में अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी एक फायदा मिलने वाला है, क्योंकि जो क्रय करेंसी है और उस क्रय करेंसी मसाले, फल, सब्जियां, कई उत्पाद ईयू के बाजार में बिना किसी आयात शुल्क के क्या होगी, जीरो ड्यूटी के साथ वहां पहुंचेगी। घरेलू किसानों को नकारात्मक असर होगा, प्रोड्यूस होगा, जैसे जितने भी फ्रूट हैं, अगर अपन बात करें कि जितने भी प्रोडक्ट प्रोस्पेक्ट जो फ्रूट हैं, फूड हैं, जैसे अंगूर हो गया है ना, इसके अलावा गेरियन सूचा, प्याज, स्वीट कॉर्न, घी निर्यात, इनको भी समझौते पर बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। इसके अलावा हेल्थ केयर में आपने देखा फार्मा, क्योंकि लगभग 572 अरब डॉलर का हेल्थ बाजार, कितना, 572 अरब डॉलर का हेल्थ केयर बाजार भारतीय मेडिकल डिवाइस निर्माताओं का उदारीकरण का सीधा फायदा भारत को मिलने वाला है। ये भी आपको ध्यान रखना है। एफटीए में, ऑटोमोबाइल में आपने देखा लग्जरी कार लगभग 100% तक घटेगी, क्योंकि 2.50 पर हर साल लागू होंगी ये रियायतें। हर चीज भारत और ईयू के बीच अगर अपन देखें तो भारत और ईयू के बीच होने वाला जो लग्जरी कारों में हर साल सस्ती होंगी। कोई ना कोई एक सिस्टम लगेगा जिसमें मर्सिडीज बेंज, बीएमडब्ल्यू, ओडी, फरारी, लैम्बोर्गिनी, रॉयल्स रॉयल्स और बेंटेल जैसे ब्रांड को आयातित कर कीमतों पर धीरे धीरे क्या होने लगेगा, कम होगा। और जब कीमतें धीरे धीरे कम होंगी तो हर आदमी तक ये चीजें पहुंचेगी और हर आदमी क्या करेगा, इसका फायदा उठाएगा। और इतना ही नहीं है कि जितना भी कोटे के भीतर ईयू से बनी कारों का आयात शुल्क धीरे धीरे घटकर 10% तक लाया जाएगा। अभी 70 से 110 तक है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पता चलता है कि टैरिफ 40% तक लाया जा सकता है और धीरे 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 बाद में कितना हो सकता है, 10% तक हो सकता है। कौन सी कारें हैं ऐसी, वो कारें जो केवल और केवल अगर अपन बात करें $1500 यानी कि लगभग 13.5 लाख रुपए से अधिक होगी जिनकी कीमत, वहां जो सेगमेंट कारें हैं वो क्या होंगी, धीरे धीरे कम होंगी। और इलेक्ट्रिकल व्हीकल पर भी शुल्क कटौती 2031 के बाद में की जाएगी। उसके बाद में एफटीए लागू होने के बाद ये आपको सूची दे रखी है। स्कोडा आपको लेना है, वोक्सवैगन लेनी है, बीएमडब्ल्यू है, ओडी है, पोर्स है, लैम्बोर्गिनी है, केरारी है, फरारी दूसरी है, बेंटल है, रोल्स एंड रोल्स है। ये सारी कीमतें आप देख रहे हो कि एक इतनी कीमतें हो सकती है। जो 40 लाख की है वो 17.5 लाख में मिल सकती है। जिनकी मौजूदा कीमत 58 लाख है, वो टैरिफ कम होने पर अगर 40% आया तो 40.5 लाख की होगी। कितनी कीमत घटी, 17.5 लाख की। जो 10 करोड़ 48 लाख की है वो 7 करोड़ में आपको मिल सकती है। इतनी सस्ती चीजें अगर मिलेंगी तो क्या ये भारत के लिए इतिहास या उजाले का दिन नहीं था। यस, विरासत वाले जीआई टैग बहुत अच्छी बात है। ये भी जीआई टैग कम नहीं है, उन उत्पादों का और ज्यादा चमक मिलेगा, क्योंकि जीआई टैग कोई एक सरकारी ठप्पा नहीं है, बल्कि देश की मिट्टी, विरासत, सदियों की पुरानी कला और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक प्रीमियम ब्रांड बनने का एक अधिकार है। और उसकी वैल्यू 20 से 30% तक बढ़ जाएगी। यानी कि जिसको जीआई टैग मिला उसकी वैल्यू 20 से 30% तक बढ़ जाएगी। और इस डील से जीआई उत्पादकों को क्या होगा, लाभ होगा। किसको होगा, दार्जिलिंग और कांगड़ा की चाय, बनारसी साड़ी, बासमती चावल, 3 नाम तो आपको ये याद रखें
कि ये वीआईपी दर्जा इनको मिला हुआ है। सबसे पहले दार्जिलिंग की चाय को आपने देखा, बनारसी साड़ी जो भारतीय बुनकरों की कला है, बासमती चावल एक सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है कि डील के बाद बासमती को यूरोप का खाद्य सुरक्षा और पाकिस्तान या अन्य देशों में चावल से अलग कीमतें। बिल्कुल। इसके अलावा आप बात कर रहे हो अल्फांसो आम की, और इसके अलावा कोल्हापुरी चप्पल और कश्मीरी पश्मीना, ये भी इसमें शामिल होगा। और इन सब का ही क्या बनेगा, एक बहुत बड़ा मार्केट बनेगा, और जिनकी कीमत उछाल खाएंगे 20 से 30%। यानी कि भारत की जो चीजें हैं ईयू में जाके क्या होगा, आसानी से महंगी होंगी, और महंगी होने के साथ साथ पैसा भी मिलेगा। ईयू से जापान, ब्रिटेन और अमेरिका को कड़ी टिक्कर दे रहा है। ईयू का एफटीओ केवल भारत यूरोप का व्यापार ही नहीं है, बल्कि वैश्विक व्यापार के संतुलन को भी क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। कैसे कि भारतीय बाजार यूरोपीय कंपनियों को क्या कर रहा है कि जो प्रीफरेंशियल टैरिफ का लाभ मिलेगा, उससे जापान, ब्रिटेन, अमेरिका जैसे बड़े बड़े निर्यातक देश हैं, उसमें कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। अनुमान है कि 11 अरब डॉलर का भारत आयात ऐसा होगा जहां ईयू की कंपनियों में जापान, ब्रिटेन, अमेरिका को कड़ी टक्कर मिलेगी। और इसी बात की तो डर है कि अमेरिका के वित्त मंत्री साहब कहते हैं कि ये जो तुम समझौता कर रहे हो, इस समझौते से तुम्हें फायदा नहीं है, तुम्हें नुकसान होने वाला है, क्योंकि तुम तुम्हारे ही पैरों पर क्या मार रहे हो, कुल्हाड़ी मार रहे हो। इतना निर्यात प्रभावित होगा। भारत का कुल निर्यात आप देख रहे हो, जापान से, ब्रिटेन से, अमेरिका से ट्रेड प्रभावित होगा 19%, और ईयू का कितना होगा 3.4, ब्रिटेन का 6.53, और कितना 1.27 ईयू से होगा। ट्रेड प्रभावित अमेरिका का सबसे ज्यादा होगा 38.98, और ईयू से कितना 5.80। ऐसा देखा जाए तो सबसे बड़ी हालत रशिया के साथ तो इतनी है, लेकिन बाकी जापान, ब्रिटेन और अमेरिका बड़ा क्या हो सकता है, असर पड़ सकता है ट्रेड के अंदर। सीबीएम में कार्बन टैक्स पर भारत को कोई सीधी छूट नहीं दी गई है। ईयू ने साफ साफ कहा, यह थोड़ा सा इसमें एक चिंता का विषय है कि भारत कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जो सीबीएम है, इसके तहत कोई सीधी छूट नहीं दी गई है। सीबीएम के तहत ज्यादा कार्बन उत्सर्जन उत्पादों पर अतिरिक्त शुल्क लगाया जा सकता है। हालांकि समझौते के बाद एक महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रावधान जोड़ा गया है। ईयू ने कहा कि अगर भविष्य में किसी अन्य देश पर कार्बन टैक्स नियमों में कोई रियायत देता है तो वह रियायत भारत पर लागू हो। अगर कोई दूसरा भी देता है रियायत, तब हम भारत पर भी लागू कर सकते हैं। ऐसे हम डायरेक्ट भारत पर कार्बन टैक्स पर क्या नहीं दे सकते, छूट नहीं दे सकते। तो ये याद रखना, कौन देता है छूट, सीबीएम के तहत की बात होती है। सीबीएम क्या है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ये आपको ध्यान इसमें रखना है। फिर क्या है, इसका मतलब साफ साफ है कि भारत को अलग से नुकसान में नहीं रखा जाएगा, उसे समान व्यवहार मिलेगा। प्रावधान भारत के स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम और ऊर्जा आधारित उद्योगों के लिए राहत की बात है, क्योंकि इन क्षेत्रों में ईयू का बड़ा निर्यात होता है। और इसके अलावा समझौते के तकनीकी सहयोग, उत्सर्जन मापन और प्रमाणन की जुड़ी चीजें पर भी क्या मिलेगी, हमें मदद मिलेगी। और तो और ज्वेलरी पर भी कितना परसेंट, 22% का टैक्स के राहत मिलेगा, क्योंकि ज्वेलर्स, भारत का ज्वेलर्स हांगकांग, चीन, थाईलैंड पर भी क्या मिलेगी, बढ़त मिलेगी। भारत ईयू एफटी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में जेम्स एंड ज्वेलरी का टैरिफ 4% तक घटाकर शून्य होने के बाद यूरोपीय भारतीय तैयार आभूषण, चाहे वो स्टैंडर्ड हो, सादे हो या इंटेनमेंशन हो, इसमें प्रतिस्पर्धा आपस में बढ़ जाएगी। और साफ सुथरी बात है कि भारत की जो ज्वेलरी है वो, या ऐसे भी कहें कि भारत में कोई ईयू की ज्वेलरी आएगी उस पर 22% का टैक्स देना पड़ेगा, और टैरिफ है वो 4% से घटाकर कितना, 0 भी हो जाएगा। भले ही 4% शुल्क कम देखने में कम लगे, लेकिन कम मार्जिन और कड़ी प्रतिस्पर्धा वाले कारोबारों में ये बहुत अच्छा है, क्योंकि आभूषण का आयात लगभग 22% बना रहेगा, और भारतीय ज्वेलर्स हांगकांग, चीन, थाईलैंड की प्रतिस्पर्धा में इनको भी मदद मिलेगी। और निर्यात पर 2.5% से 4% शुल्क जारी रहेगा। और एफटीए उद्योग के लिए ये क्या मानी जाएगी, विन विन सौदा, जीत जीत का सौदा माना जाएगा। और भारत और ट्रेड का सरप्लस आपने देखा होगा, जीजेईपीसी के चेयरमैन किरीट बंसाली साहब, और ये किरीट बंसाली साहब ने कहा कि यह सौदा अगले 3 वर्षों में यूरोपीय संघ के साथ जेम्स एंड जेम्स ज्वेलर्स को 10 अरब डॉलर तक का पहुंचा सकता है। यह आभूषण में सबसे बड़ी बात है। वर्ष 2024 में भारत ने यूरोप को $628 का आभूषणों का निर्यात किया था। ईयू कुल 16.3 अरब डॉलर का आभूषण आयात कर 3.7% है। वहीं पॉलिश, हीरे सहित भारत का कुल जेम्स एंड ज्वेलरी निर्यात 2.7 अरब डॉलर रहा, और ईयू का आयात कितना रहा है, तो अर्थात भारत से ही सब सारी चीजें क्या हो रही हैं, भारत क्या कर रहा है, निर्यात कर रहा है। कितना, कहाँ $628 का, कहाँ 16.3 का आयात हो रहा है। तो ये भारत ट्रेड का क्या माना जा रहा है, सरप्लस माना जा रहा है।
और फिर नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा सोना चांदी, क्योंकि चांदी 1250 की छलांग लगाकर 3,54,000 रुपए पर थी और वहीं सोना 1,64,000 रुपए पर आया, क्योंकि इससे तो ट्रेड बढ़ेगा ना, जो चीजें बढ़ रही है उनका भी फायदा होता जा रहा है। और ये कब होगा, तो हमने कहा कि थोड़े ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, कि 1 से 2 साल तक का ही क्या मिल सकता है इसमें ट्रेड की बात होगी। तो ये सारी चीजें हमने देखी क्या, कि कौन कौन से हमारे लिए जरूरी है, किसको फायदा है, क्या ट्रेड है और इसका समझौता क्यों है, कहाँ इसकी जरूरी पड़ रही है। और इन सारी चीजों के लिए भारत के बीच क्या हुआ, भारत और ईयू का ट्रेड, 27 देशों की वो डील जिससे हर कोई परेशान है, लेकिन भारत के लिए नए रास्ते खुले हैं, ईयू के लिए नए रास्ते खुले हैं। क्या कब होगा, किन किन चीजों पे फायदा है, ये इस वीडियो में अपन ने चर्चा करी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट इसी प्रकार के मुद्दों पर अपन मिलते रहेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।